हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हमने देखा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट में कि कैसे हम लोग फिजिकल और केमिकल स्टेट को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था, आज थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं। हमने पिछले क्लास में देखा था कि अगर हमारे पास मैटर है तो मैटर को हम लोग क्या करते हैं, मैटर को हम लोग कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन में। एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल फॉर्म में हमने देखा था कि इसके 5 स्टेट्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड। केमिकल फॉर्म में हमने देखा था कि हम इन्हें केमिकली प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के रूप में क्लासिफाइड करते हैं। देन फर्दर प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स के रूप में एंड कंपाउंड के रूप में इसको क्लासिफाइड करते हैं। इसी तरह से मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर के रूप में क्लासिफाइड करते हैं। ये चीजों को हमने पिछले क्लास में देख लिया था। अब हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं एलिमेंट जो रहता है इसमें क्या रहता है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम। और ये क्या रहता है, इसमें हमारा क्या रहता है, 2 और मोर काइंड ऑफ एटम्स इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। हमने देखा था कि एलिमेंट क्या है, एलिमेंट में सिर्फ एक ही तरह के एटम प्रेजेंट रहते हैं, जबकि हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम प्रेजेंट रहते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। मतलब ये है कि अगर हमारे पास एलिमेंट है तो एलिमेंट में हमारे पास आएंगे सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, इटीजी लिख देते हैं। एंड हमारे पास जो कंपाउंड है इसमें क्या क्या आएगा, आ सकता है हमारे पास HCl, PaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, इस तरह के कंपाउंड आ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो कंपाउंड बन रहे हैं, ध्यान देना, हमारे पास जो कंपाउंड बन रहे हैं वो जनरली क्या है, एलिमेंट से ही मिलकर बन रहे हैं। हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो एलिमेंट से ही मिलकर बन रहे हैं। हमारे पास ये जो हमारा मान लो कंपाउंड है तो इसमें क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। एक्चुअली ये दोनों क्या है, ये दोनों एटम है और एटम से ही मिलकर हमारा क्या बन रहा है, हमारा कंपाउंड बन रहा है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं कि कंपाउंड कैसे बनता है और कब किन किन लॉज को फॉलो करते हुए एटम्स जो है आपस में कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो जी हाँ, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ये ऐसे तो पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कैसे एटम्स जो है आपस में कंबाइंड होते हैं, किन किन लॉज को फॉलो करते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग आगे बढ़े हैं, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा यूनिट्स पे ध्यान देते हैं। अब यूनिट्स का मतलब क्या है, यूनिट्स से हमारा मतलब यह है कि हमारे पास जो बेसिक टर्म्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे प्रेशर है हमारे पास, वॉल्यूम है हमारे पास एंड टेम्परेचर है, साथ में नंबर ऑफ मोल्स। इन चारों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इनके यूनिट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जरा ध्यान देना, ये जो चार टर्म्स मैंने लिखे हैं इन्हें हम लोग स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास मान लो सॉलिड है, सॉलिड से अगर हमें लिक्विड में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, इन स्टेट्स के वेरिएबल को, यानी कि ये जो टर्म है इनमें बदलाव करने होंगे। मतलब सॉलिड का प्रेशर कुछ और था, अगर हमें लिक्विड में चेंज करना है तो उसका प्रेशर कुछ और होगा। टेम्परेचर को चेंज अगर करेंगे तो सॉलिड से हमारा लिक्विड में हम लोग जा सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा सकते हैं। तो इन सभी के थोड़े से यूनिट्स को देखना जरूरी है, ठीक है। अब देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर को अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो प्रेशर का जो यूनिट आता है, प्रेशर जो है इसका फॉर्मूला थोड़ा देख लेते हैं। प्रेशर हमारा है फोर्स बाय एरिया, ठीक है, फोर्स बाय एरिया। यानी कि इसका जो यूनिट आता है ये हमारा आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं पीए। तो फोर्स का जो यूनिट है वो हमारा न्यूटन है, एंड एरिया का हमारा यूनिट है मीटर स्क्वायर। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है वो 1 पास्कल के इक्वल आता है, जो भी ऐसा यूनिट है हमारे प्रेशर का। एंड प्रेशर की और भी यूनिट्स हैं, जैसे कि अगर हम लोग नोट करना चाहें तो एटीएम, 1 एटीएम जो होता है, वो हमारे इक्वल होता है 760 टॉर्क। ये एटीएम जो है इसका मतलब हमारा क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर कितना प्रेशर लगाता है उसी को हम लोग बोलते हैं 1 एटीएम। और 1 एटीएम जो है वो हमारा क्या है, 760 टॉर्क के इक्वल है। ये भी हमारा क्या है, प्रेशर का एक यूनिट है। एंड इसके बाद 1 एटीएम जो होता है वही हमारा 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। Hg क्या है, मरकरी एक लिक्विड होता है, ठीक है, मरकरी एक लिक्विड होता है। और लिक्विड का एक प्रेशर हम लोग 1 एटमॉस्फेयर पे देखते हैं कि ये 760 mm तक इंक्रीज होता है, मतलब हाइट में वो चले जाता है। इससे हम लोग मेजरमेंट करके देखें कि 1 एटीएम शुड बी इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। और इसको अगर हम लोग पास्कल में चेंज करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग पास्कल में चेंज करते हैं तो ये हमारा आएगा 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। मतलब 1 एटीएम जो है वो हमारा 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। ये हमारे यूनिट्स हो गए प्रेशर के। इसके बाद हम लोग वॉल्यूम के यूनिट्स को देखेंगे, जो हम लोग पिछले क्लास में भी थोड़ा सा देखा था। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग वॉल्यूम के यूनिट्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वॉल्यूम का यूनिट्स। अगर हम लोग देखते हैं वॉल्यूम का यूनिट्स को, हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था कि वॉल्यूम जो है इसका ऐसा यूनिट होता है हमारा मीटर क्यूब। एंड 1 मीटर क्यूब जो होता है वो हमारे 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ये हमारे 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और इतना ही हमारा लीटर भी होता है। और हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर जो है वो हमारा इक्वल होता है 1000 ml। ये यूनिट्स हमने पढ़ा था पहले, ये हमारे वॉल्यूम का यूनिट्स है जिनको हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ठीक है। इसको भी जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग टेम्परेचर के यूनिट्स की तरफ चलते हैं और उसको देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर का यूनिट। टेम्परेचर के यूनिट्स को अगर हम लोग देखें, टेम्परेचर का यूनिट को अगर हम जान लें तो टेम्परेचर के 3 यूनिट्स हैं। टेम्परेचर जो है ये क्या है, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर का बेसिक सा मीनिंग है कि अगर कोई बॉडी गर्म है या ठंडा है, मतलब कितना हॉट है कितना कोल्ड है, इसके मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब इसके यूनिट्स को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। यूनिट्स जो है इसको हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में रिप्रेजेंट करते हैं और केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो रहता है वो 273.15 केल्विन रहता है, जिसको हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल टू 273 केल्विन लिखते हैं,
ठीक है, 273 केल्विन लिखते हैं। और हमारा जो तीसरा यूनिट है टेम्परेचर का, वो है हमारा फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट को अगर हम लोग देखें तो सेंटीग्रेड से अगर हम लोग फॉरेनहाइट में चेंज करना चाहें तो ये हमारा होगा 5/9 फॉरेनहाइट -32। ये सारे फॉर्मूलेस को याद कर लेना अच्छा से, इन पे आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो ये 3 हमारे हो गए फंडामेंटल स्टेट वेरिएबल्स, जिनके यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने आज अभी पढ़ा। इसको जल्दी से नोट करिए। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा जो यूनिट है, चौथा जो टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं मोल। मोल एक्चुअली क्या है? ये हमारा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब किसी भी अमाउंट में हम लोग अगर सब्सटेंस को मेजरमेंट करना चाहते हैं कि हमारे पास कितने सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। ठीक है, मोल एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोल के कॉन्सेप्ट के बिना फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। तो मोल को समझना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। मतलब देखेंगे कि कैसे एटम से कंपाउंड में हमारा चेंजेस आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या देखते हैं? कुछ लॉज हैं जिनके हेल्प से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कुछ लॉज हैं जिनके हेल्प से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। हमें क्या पढ़ना है? हमें कंपाउंड का फॉर्मेशन पढ़ना है। तो पहला जो लॉ है वो क्या है? पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? देखिए, ये जो लॉ है इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि मास को हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। मास के बारे में हम लोग ने पढ़ा था क्या? मास क्या है? एक मेजरमेंट है इनर्शिया का, कि हमारे शरीर पे कितना फोर्स लग रहा है, उसके मेजरमेंट को ही हम लोग मास बोलते हैं। तो मास एक कांस्टेंट टर्म है और मास कभी भी चेंज नहीं होता है। तो हम लोग अगर मास के बारे में बात करें तो मास को कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। सबसे पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास इज neither be created nor be destroyed. In a balanced chemical reaction. It only changes from one form to another. मतलब क्या है? अब देखिए, ये जो हमने लॉ लिखा इसके अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास को हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रिएट नहीं कर सकते। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम लोग ना ही मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब यहां पे एक टर्म आता है कि हम लोग मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ क्या करता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर चेंज तो होता है, लेकिन कब? एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का। ऐसे तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, और हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं
कि ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन लेते हैं जैसे कि H2 प्लस Cl2, ये हमारा फॉर्मेशन कर रहा है HCl। ठीक है, ये भी हमारा गैस है, ये भी हमारा गैस है, और HCl जो फॉर्मेशन कर रहा है ये भी गैस है, ये फॉर्मेशन हमारा कर रहा है। तो अब देखिए हम लोग बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट है, मतलब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। अब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि इनके, अगर हम बात करें कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन हमारे पास 2 है तो राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2 होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में अगर क्लोरीन हमारा 2 है तो राइट हैंड साइड में भी हमारा 2 होना चाहिए। मतलब कि रिएक्टेंट के साइड में जितने एटम्स होंगे प्रोडक्ट के साइड में भी उतने ही एटम होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहां देख लेते हैं, हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, जबकि यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन 1 ही है, राइट हैंड साइड में 1 ही हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो ये हमारा रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगा। आई होप आप लोगों को केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना पहले से आता होगा, ये प्रीवियस क्लास का है। ठीक है, फिर भी एक बार हमने इसको रिकैप कर लिया। ठीक है, अब जरा देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग पहला जो लॉ है ये क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि अगर ये जो रिएक्शन है, अब मान लेते हैं इसी रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, हमारा हाइड्रोजन को हम मिक्स कर रहे हैं क्लोरीन से और बन रहा है HCl। अब जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शन जो है 100% कंप्लीट हो जाए, कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाए इसका मतलब क्या है, अगर ये रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रही है, 100% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, मतलब क्या है कि रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। मैंने 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया, 20 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस लिया और दोनों को मिक्स किया और टोटल जो है हमारा 40 ग्राम ऑफ HCl बन गया। ये होता है हमारा कंप्लीट रिएक्शन, जब हमारा एक केमिकल रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये रिएक्शन हमारा क्या 100% कंप्लीट हो गया, लेट द रिएक्शन इज 100% कंप्लीट। देन हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग देखेंगे कि यहां पर मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये 100% रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट है उतना ही हमारा प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये 100% कंप्लीट नहीं होती है, मान लेते हैं 90% कंप्लीट होती है, या मान लेते हैं 70% कंप्लीट होती है, मतलब क्या है कि कुछ रिएक्टेंट बच जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, अगर इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं यहां से, अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं एंड देखते हैं हमारे पास क्या हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहा है एंड ये फॉर्मेशन करके क्या बना रहा है, 2HCl गैस बना रहा है। तो अगर ये रिएक्शन 70% तक कंप्लीट होती है, मतलब कुछ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट किए क्लोरीन के साथ और हमारा HCl बन गया, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस या कुछ अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस जो रिएक्टेंट में है वो बच गया, तो इस केस में क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट जो है, इन दोनों का जो मास है क्या हो जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, एंड साथ में क्या हम लोग जोड़ेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, मतलब जो रिएक्टेंट हमारे पास बच गया उसका मास। टोटल जो रिएक्टेंट था, टोटल रिएक्टेंट में से कुछ जो है हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो गया और कुछ जो है वो क्या हो गया, बच गया। तो हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट जो बच गया। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, इसको जरा जल्दी से नोट कीजिए, इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मास। और ये जो लॉ था लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास ये लेवेजियर ने दिया था, जिसको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी जल्दी से नोट कीजिए एंड देन आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास ये रिएक्शन है। ठीक है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं क्या कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो इसको इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग समझ के भी देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का जो मास है, हाइड्रोजन का मास क्या होगा? हाइड्रोजन का मास अगर मैं यहां देखूं, आई होप ये वाला नोट हो गया होगा, इसको इरेज कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसका मास होता है 1, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन गैस है तो हम लोग 1/2 लेंगे, यानी कि 2 हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस का मास। और क्लोरीन जो होता है इसका कितना हो जाएगा? 35.5। ठीक है, इसको करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि हमारे पास 2 क्लोरीन है। और इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा मास? ये मास हो जाएगा 1 + 35.5। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं हमें क्या मिलेगा। यहां से अगर हम देखें तो ये तो हमारा 2 होगा, यहाँ पे हमारा 71 आएगा, टोटल हो जाएगा हमारा 73। एंड इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू, देखिए 35.5 है तो ये 36.5 आएगा, और ये हो जाएगा हमारा 73। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हम लोग यहां से देख सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज यहां से प्रूफ हो गई। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इस चीज को समझेंगे। ठीक है, पहले इस चीज को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वर्क करता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ही एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा बनाइएगा। फाइंड द weight of BaCl2 which reacts with 24.4 gram of Na2SO4 to form 23.6 gram of NaCl and 12.05 gram of बेरियम सल्फेट। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड जो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है हमारे पास NaCl एंड BaSO। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू निकाल सकते हैं कि कितना BaCl2 हमारा यूज हुआ होगा। और इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें याद करना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, जिसमें बोला गया था कि हम लोग मास को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वो भी कब? जब हमारा रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को लिखते हैं। रिएक्शन जो है हमारा BaCl2 प्लस Na2SO4, ये क्या देगा? NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि रिएक्शन क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए।
तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करके देखेंगे कि बैलेंस है या नहीं। तो देखिए इस साइड हमारा बेरियम जो है एक है, इस साइड भी हमारा बेरियम एक है, सल्फेट हमारे पास यहाँ एक है, सोडियम यहाँ 2 है, जबकि यहाँ पर सोडियम हमारा एक है। तो अगर हम यहाँ सोडियम के सामने यानी कि NaCl के सामने 2 लगा देते हैं तो आई होप ये रिएक्शन आप लोग को दिख रहा होगा। अब ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस हो गया। कैसे बैलेंस हो गया देख लीजिए, सोडियम यहाँ 2 है, राइट साइड में 2 है, तो लेफ्ट साइड में भी हमारा 2 है। ठीक है, हमारा लेफ्ट साइड में SO4 एक है तो राइट साइड में भी एक ही है। तो पूरा ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा वेट का बात कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि BaCl का जो मास है हमें निकालना है। अब देखो केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही चीज हम लोग मेजर करते हैं। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें मास का या वेट का तो एक ही चीज के बारे में बोला जाता है। तो अगर हम बात करें तो मास या वेट इसका मान लेते हैं कि x ग्राम होगा। ठीक है, Na2SO4 का मास हमारे पास दिया हुआ है 24.4 ग्राम, एंड NaCl का हमारे पास कितना दिया हुआ है, NaCl दिया हुआ है 23.6 ग्राम एंड BaSO4 दिया हुआ है 12.5 ग्राम। और यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ इस क्वेश्चन पे ये माना गया है कि हमारा जो रिएक्शन है वो 100% कंप्लीट हो, मतलब रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम यहां से देखें तो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है, x प्लस 24.4 ग्राम, और यहां से हम देखें तो रिएक्टेंट के बाद हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है 23.6 ग्राम प्लस 12.05। अब यहां से अगर हम चाहें तो x के वैल्यू को निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों को प्लस में हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूं, इसको ऊपर लिखता हूं थोड़ा सा। हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, आंसर आप लोग बताएंगे क्या आने वाला है। देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो 24.4 ग्राम है इसको उस साइड भेजेंगे और माइनस हो जाएगा 23.06 प्लस 12.05 माइनस 24.4 ग्राम, और यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब BaCl रिएक्ट कितना निकल जाएगा, ये जो x है ये x का वैल्यू आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट किया जा सकता है, बहुत सिंपल है, देख लीजिए 23.6 है, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 5 बचा, ये भी हमारा 5 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 1, ये 0। हाँ, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये मैंने गलती से माइनस कर दिया, यहाँ प्लस करना था। ये 5 होगा, ये 6 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 3 होगा, 35.65, और 35.65 में अगर माइनस किया जाए 24.4 को तो ये हमारा आ जाएगा, माइनस करने के बाद यहाँ पे 2 आएगा एंड यहाँ पे हमारा 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 11.25 ग्राम हमारा BaCl2 रिएक्ट होगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे निकला, बहुत सिंपल था। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा यहाँ गलती कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया था, बट यहाँ प्लस होगा, इन दोनों का जब मैं प्लस करूंगा तो इतना आएगा, एंड इससे अगर माइनस किया जाएगा 24.4 को तो हमारा 11.25 ग्राम आ जाएगा। यही हमारा BaCl2 रिएक्ट निकलेगा। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक नोट हो गया होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द weight of calcium oxide formed by heating 4.4 12.44 gram of calcium carbonate
along with, एक मिनट, कैल्शियम कार्बोनेट which forms 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद क्या बोल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन को, कितना कैल्शियम ऑक्साइड बना। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, हमें रिएक्शन को लिखना है और रिएक्शन को बैलेंस करना है। CaCO3 हीट कर रहे हैं, हीट के लिए हम लोग इस तरह ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं एंड कैल्शियम ऑक्साइड बना है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना है। कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना है ये हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कितना था, 12.44 ग्राम था, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म हुआ जो कि है 4.4 ग्राम। यहां से अगर हम लोग देखें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को अगर लगाते हैं तो यहां से हमें क्या निकलेगा, मान लेते हैं कि रिएक्शन जो है वो 100% कंप्लीट हुई है, तो यहां से मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट क्या निकलेगा, x का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या निकल जाएगा, 12.44 से माइनस करना होगा हमें 4.4 और ये हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। कितना आया x का वैल्यू, जल्दी से माइनस करके बताइए कि ये जो है x का वैल्यू कितना आएगा। अगर हम लोग माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए 12.44 से अगर हम माइनस कर रहे हैं 4.40 तो ये आएगा हमारा 4, ये आएगा 0, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8, यानी कि 8.04 जो है हमारा क्या निकलेगा, मास ऑफ, ये क्या निकल गया, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड इस रिएक्शन में कितना बन जाएगा, 8.04 ग्राम। तो इस तरह से हमने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज करके किस तरह से हमने दो क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में और पढ़ेंगे, और भी डिफरेंट लॉ है जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में और पढ़ेंगे। आज की क्लासेस के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छा लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से पढ़ते रहें और पढ़ने से भी ज्यादा जो है उसको रिवीजन करते रहें।